यहाँ पे मैं कुछ आपको लास्ट मोमेंट टिप्स देने वाला हूँ कि कैसे हम अपना स्कोर हाई कर सकते हैं। यहाँ स्कोर हाई का मतलब ये नहीं है कि आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है और अभी आप केवल कुछ चीज़ें करने से कोई चमत्कार हो जाएगा, नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ करने से और कुछ चीज़ों को अवॉइड करने से हम अपना स्कोर 5-7% इंक्रीज कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा नंबर है, 5% 7%। जनरली क्या होता है हमारे मन में, जब भी अपन पेपर देखे हुए चेक करते हैं, आंसर की आती है, तो क्या मन में एक चीज़ रहती है, एक फीलिंग रहती है क्या, कि हम और अच्छा कर सकते थे। ठीक है, हम 5 नंबर 10 नंबर और इंक्रीज कर सकते थे। और ये चीज़ हमेशा पूरी लाइफ बनी रहती है। मैं चाहता हूँ कि वो फीलिंग नहीं रही, उस फीलिंग से आज़ाद करूँगा। कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। और हमेशा एक चीज़ पे सोचना है कि यदि कल मेरा एग्ज़ाम है या 5 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम है, तो सबसे पहली चीज़ हमें बहुत ही पॉजिटिव रहना है। ये नहीं कि ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लास्ट टाइम तक लड़ना है। ठीक है ना। आओ इस पर कुछ बातें पे अपन डिस्कस कर लें। बिफोर डे फोर एग्ज़ाम से पहले 1 दिन 2 दिन जो भी आपके पास अभी टाइम बचा है, उन दिन की बात करें तो सबसे पहले आता है सिमुलेटेड मॉक टेस्ट, सिमुलेटेड कंडीशंस। इसका मतलब ये है कि आपको जिस टाइम पे, ठीक है ना, जिस टाइम पे इवनिंग शिफ्ट में यदि आपका पेपर है तो उसी टाइम पे आप 2-4 दिन तक रेगुलर पेपर दोगे। यदि दोपहर में तो दोपहर में दोगे, मॉर्निंग का है तो मॉर्निंग में दोगे। जनरली क्या होता है, कुछ बच्चे दिन में सो जाते हैं, और यदि आपका पेपर का ड्यूरेशन वो शिफ्ट है दोपहर वाली इवनिंग वाली, तो माइंड उस लेवल पे कंसंट्रेट नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो जो जिस टाइम पे आपका पेपर है उस टाइम पे आपको या तो पेपर देना है, मॉक टेस्ट देना है। और यदि आपको लास्ट टाइम पे थोड़ा डर लगता है कि पेपर में स्कोर कम आ जाएगा, ठीक है, बाकी होना नहीं चाहिए, पेपर कम आ जाएगा यार, एक्चुअल पेपर थोड़ी है, मॉक टेस्ट है। बट फिर भी कुछ बच्चे अवॉइड करते हैं, तो आपको उस टाइम पे पढ़ना जरूर है। सिमुलेटेड कंडीशंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस सेंस में ये बताता हूँ। एक तो क्या है कि हमारा जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पे क्या कंडीशंस होंगी और हम किस कंडीशंस में पढ़ रहे हैं। सिमुलेटेड कंडीशंस का मतलब हमें उसी कंडीशंस में जाना है। ठीक है, रॉकी देखी होगी आपने, ठीक है, सिल्वेस्टर। रॉकी में शायद सेकेंड पार्ट या थर्ड पार्ट था जिसमें वो रशियन फाइटर के साथ उसका मुकाबला होता है। तो रॉकी में सिल्वेस्टर क्या करता है, जैसे रशिया में मुकाबला होना है, ठीक है, तो जो उसका काउंटर पार्ट है रशियन, वो एक बड़ी सी लैब बना रखी है, उसमें प्रैक्टिस कर रहा है। और सिल्वेस्टर क्या करता है, रशिया में जहाँ पे चारों तरफ बर्फ गिरी हुई है उस पार्ट में जाके वो प्रैक्टिस कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसी सिचुएशंस वही रहनी है, समझ रहे हो। तो सिमुलेटेड होना चाहिए। वो वहाँ जाके पहाड़ों पे भाग रहा है, बर्फ में प्रैक्टिस कर रहा है, लकड़ी काट रहा है। क्यों? ताकि शरीर उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग तैयार हो जाए। और जो रशियन है वो क्या कर रहा है, वो लैब में बैठा प्रैक्टिस कर रहा है, अपने पंच का मुकाबला कर रहा है कि मेरा पंच में क्या पावर है, ये सब चीज़ें एनालिसिस कर रहे हैं। समझो, हमारा माइंड, हमारा बॉडी तभी बेस्ट रिएक्ट करता है, तभी बेस्ट रिजल्ट देता है जब जिस सिचुएशन में, जिस कंडीशन में हमारा मुकाबला है, हम उस कंडीशन के लिए खुद को तैयार करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बता रहा हूँ क्यों। मान लो आप एसी रूम में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि जिस दिन आपका पेपर है क्या वहाँ सेंटर पे भी आपको एसी मिलने वाला है। 50 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है अभी, और क्या आप एसी से डायरेक्ट 50 डिग्री टेम्परेचर पे वो एफिशिएंसी ला सकते हो? यदि ला सकते हो तो ठीक है, आप एसी में पढ़ो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो एफिशिएंसी आ सकती है। इसलिए जो भी आपके पास टाइम होता है, 4 दिन 5 दिन, कम से कम उस टाइम ड्यूरेशन में एसी में मत बैठो, ठीक है ना। और बिल्कुल फैन में बैठो, और 50 डिग्री का जो टेम्परेचर है, जो हीट है, उसके लिए बॉडी को तैयार करो। जब भी ऐसी क्लासरूम्स की बात आती है तो मुझे एक दो लड़के याद आते हैं। एक हेमंत यादव है, दूसरा कभी बाद में बताऊंगा। हेमंत की बात करते हैं। हेमंत यादव जो लास्ट ईयर 32 थी, ठीक है, ऑल इंडिया टॉपर था हेमंत यादव। हेमंत ने जब डेमो के लिए आया, क्लास में आया, ठीक है, तो उस टाइम मेरे क्लासेज में ऐसी नहीं थे, फैन चल रहा था, जून का महीना है, क्या गर्मी होगी, और बच्चे और बैठे हैं 40-50, ठीक है। हेमंत के साथ कुछ और दो फ्रेंड्स भी थे। तो ये बातें हेमंत ने बाद में बताई। तो वो फ्रेंड्स ये बोले कि यार ऐसी नहीं है, इतनी गर्मी में कैसे पढ़ सकते हैं। हेमंत बोला नहीं, मुझे तो सर से पढ़ना है, मैम से पढ़ना है, ऐसी से पढ़ने नहीं आया था मैं। रिजल्ट आता है, हेमंत टॉपर है, और जो दूसरे फ्रेंड्स थे वो सिलेक्शन नहीं हुआ। आज क्या सिचुएशन है, आज हेमंत एसी रूम में बैठा है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के, और दूसरे फ्रेंड्स
धक्के खा रहे हैं बाहर लू में, 50 डिग्री टेम्परेचर में परेशान हो रहे हैं, किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखोगे, परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनने देना है। हमारा शरीर, हमारा माइंड बहुत स्ट्रोंग है, बहुत जीनियस है, आप जैसे तैयार करोगे वैसे तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो कई बार होता है ना बच्चों को कि मैं एसी के बिना नहीं पढ़ सकता, तो उन सब लोगों के लिए मेरा सजेशन है, स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि 2 दिन 5 दिन आप बिना एसी के पढ़ो, क्योंकि यदि आपके सेंटर पे एसी नहीं है तो वो एफिशिएंसी नहीं आनी है। एग्जाम सेंटर की बात अपन कर चुके हैं। एग्जाम सेंटर आप एक दिन पहले जाके देख लोगे कहाँ है, कितनी दूर है, कैसे जाना है, ठीक है ना। और एक दिन पहले ही आपको अपना एडमिट कार्ड, आईडी, पेन, पेंसिल ये सब सेट कर लेने हैं, जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं। यदि कुछ एग्जाम में फ़ोटो मांगते हैं तो फ़ोटो भी होना चाहिए, आईडी होना चाहिए। लास्ट टाइम पे पैनिक नहीं हो, ठीक है। पॉजिटिव माइंड फ्रेम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव माइंड फ्रेम का मतलब ये है कि मुझे हार से डर नहीं लगता, मैं अच्छा करूँगा, बस। अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो, ठीक है। और रात को यदि आपका मॉर्निंग शिफ्ट में है पेपर, तो रात को 8 बजे तक आप बिल्कुल फ्री हो जाओ, ठीक है ना। उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना था 7-8 बजे तक आप पढ़ लो, फिर अच्छे से बात लो, नहाना धोना करो, अच्छा डिनर लो और जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, ठीक है ना। जो स्लीप पैटर्न है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, जितना आप सो रहे हो 6 घंटे 7 घंटे उतना सोना है, ठीक है। और यदि आपका पेपर इवनिंग शिफ्ट में है तो आप पूरी रात पढ़ो, ठीक है। और पूरी रात क्यों बोल रहा हूँ मैं कि लास्ट टाइम में जनरली कुछ लोग ये सजेस्ट करते हैं कि लास्ट दिन कुछ मत पढ़ो, मूवी देखने जाओ। पूरी जिंदगी दांव पे लगी है यहाँ पे और आप बोल रहे हो मूवी देखने जाओ। और क्या हमने एग्जाम से पहले मूवी देखी है? नहीं। याद करो ग्रेजुएशन में जो बोर्ड एग्जाम थे क्या करते थे, पूरी रात जाके पढ़ते थे और एक रात में तो हमने सेमेस्टर पास किए हैं। इसलिए मैं ये सजेशन नहीं दूंगा कभी भी कि आप लास्ट दिन है आज एंजॉय करो, मूवी देखो, पार्टी करो। नहीं, लास्ट दिन भी हमें पढ़ना है और खूब पढ़ना है, हम बचपन से पढ़ते हैं, ठीक है ना। यदि आपका पेपर इवनिंग शिफ्ट में अगले दिन तो चाहे आप पूरी रात रिवाइज करो, लेकिन रिवाइज करना है, नई चीज़ें नहीं पढ़नी। और यदि मॉर्निंग शिफ्ट में है तो 8 बजे तक फ्री हो जाओ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लास्ट दिन है उस दिन आपका माइंड किस लेवल पे तैयार है, क्या माइंड फ्रेम है आपका और कितनी मेहनत आप कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी रात हम सुबह 8 बजे 10 बजे पेपर है और हम पूरी रात को पढ़ रहे हैं तो माइंड वर्क ही नहीं कर रहा है, नींद आ रही है पेपर में, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। डी डे, ये क़यामत का दिन आ गया है। जो हमने 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से जो मेहनत की है उसको दिखाने का दिन आ गया है। और दुनिया केवल रिजल्ट देखती है, बहुत जालिम है दुनिया दोस्तों, केवल रिजल्ट देखती है। आपने क्या एफर्ट्स किए, क्या मेहनत की, कोई नहीं जानता। आपका रिजल्ट क्या है, आप सिलेक्टेड हो या नहीं हो, केवल ये जानते हैं। तो ये दिन हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। क्या करना है, देखो सबसे पहले जल्दी उठो। मैं ये बता रहा हूँ कि यदि आपका पेपर 10 बजे है तो जल्दी उठोगे, ठीक है। कुछ टाइम मेडिटेशन करोगे, प्राणायाम करोगे। मेडिटेशन का मतलब यदि आपने नहीं किया है तो भी आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा बैठ जाओगे और अपने जो शक्तियाँ हैं, मन की शक्ति है, हमारे संकल्प की जो शक्ति है, उस पर विचार करोगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करोगे। ये फीलिंग होनी चाहिए कि मैं अच्छा करूँगा, आज का दिन मेरी ज़िंदगी बदलने वाला दिन है, आज मैं घबराऊँगा नहीं। और जो स्ट्रॉन्ग, जितना स्ट्रेंथ आप फील करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। एग्जाम सेंटर पे 1 घंटे पहले पहुंच जाओ, वहां जाके रिलैक्स करो, किसी से कोई बात नहीं करनी है। इस ड्यूरेशन में जो 1 घंटा है किसी से भी कोई बात करनी है, ना पेरेंट्स से, ना दोस्तों से, ना वहाँ सेंटर पे किसी से कोई बात नहीं होनी है। अब यहाँ पे कुछ हेल्थ के पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। ये एग्जाम सेंटर वाला एक पॉइंट और देख लो आप। जो आपका एग्जाम सेंटर है वहाँ पे पहुँच के जो गेट कीपर हैं वहाँ लिस्ट लगी रहती है, आप अपना नाम, रोल नंबर जो भी है वो चेक कर लोगे। कई बार क्या होता है, जैसे बड़े शहरों में एक ही सेंटर पे 2-3, जो एक स्कूल में या कॉलेज में 2-3 सेंटर्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग गेट होते हैं उनके। और उन गेट्स में 500 मीटर या 1 किलोमीटर तक जैसे घूम के जाना हो तो 1 किलोमीटर तक का भी डिफरेंस होता है। तो ये नहीं कि हाँ हम पहुंच गए सेंटर पे और वहाँ बाहर बैठे, फिर जब एंट्री स्टार्ट होती है तब पता चलता है कि नहीं मेरा तो सेंटर दूसरा है या दूसरे गेट से मुझे एंटर करना है। लास्ट टाइम पे बिल्कुल भी घबराहट नहीं होनी चाहिए। तो आप वहाँ जाके चेक कर लो, एक दिन पहले जाओ तो भी पता करके आ जाओ, अंदर जाके बात कर लो कि मेरा ये रोल नंबर है, क्या मेरा ये सेंटर है, ठीक है। बहुत बार ऐसा हुआ है, बच्चे आके बताते हैं कि सर मैं सेंटर पे पहुंच गया था लेकिन मेरी एंट्री अलग गेट से थी, ठीक है। और उस टाइम पे अलग सी घबराहट हो जाती है और पूरा दिन खराब हो जाता है। दिन पेपर की बात क्या है, पूरा साल खराब हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ध्यान रखोगे। हेल्थ पे बात करते हैं, जल नीति और सूत्र नीति, ठीक है। यदि आप
पूरा साल पढ़ रहे हो, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल नीति सूत्र नीति आपको वीडियोज मिल जाएंगे, यदि नहीं मिलते हैं तो कभी मैं बता दूंगा, ठीक है, मैं करता हूँ रेगुलर। आजकल क्या है, दो एस्पेक्ट हैं। पहला, जैसे हम पूरी रात पढ़ रहे हैं या पूरा दिन पढ़ते हैं, पूरे दिन रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो माइंड जो सिर है वो भारी हो जाता है, हम जो पढ़ रहे हैं याद ही नहीं हो रहा है। तो उस केस में जब हम भारी माइंड सिर भारी फील करते हैं, उस केस में जल नीति और सूत्र नीति आपके माइंड को बिल्कुल हल्का कर देंगे, ठीक है, आप वीडियो देख लेना। दूसरा, यदि आपको एलर्जी है तो इससे बेस्ट इलाज नहीं है। तीसरा, आजकल बच्चे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज में पढ़ रहे हैं, तो उनका दिन में 4-5 घंटे वो मोबाइल के आगे रहते हैं या पीसी पे बैठते हैं, ठीक है, तो आंखें धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं। जल नीति और सूत्र नीति दोनों आपके आँखों को कम नहीं होने देंगी। क्यों? क्योंकि आँखों की जो रोशनी है वो कम कैसे होती है, क्योंकि आँखें सूखने लगती हैं, जो पानी होता है आँखों में वो सूखने लगता है रेगुलर किसी भी वीडियो को देखने से या कंप्यूटर के आगे बैठने से। तो ये जल नीति और सूत्र नीति, इनसे क्या होगा, आँखों में पानी रहेगा, ठीक है। तो ये यदि आप रेगुलर करते हो, बहुत से बच्चे करते हैं, तब तो ये जरूर करना उस दिन जिस दिन आपका एग्जाम है, ताकि माइंड रिलैक्स फील करे। नहीं करते हो तो आगे शुरू कर देना, ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। दूसरा, उस दिन जैसे सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में है आपका पेपर, तब तो कुछ नहीं खाना है, ठीक है, आप पानी ले सकते हो, ग्लूकोज ले सकते हो, एक्लेयर्स जो चॉकलेट आती है, AIRS है, एक्लेयर्स चॉकलेट खा सकते हो, ग्लूकोज के लिए अच्छा है। कॉफ़ी चाय आप पी सकते हो इंस्टेंट एनर्जी के लिए, जनरली तो आपको मैं अवॉइड करने के लिए बोलूँगा, लेकिन यदि आप चाय कॉफ़ी पीते हो तो उस दिन ज़रूर पी के जाना, ठीक है ना, ताकि माइंड एक्टिव हो जाता है। ऐसा नहीं पूरे साल पिए तो एक दिन और पी लेंगे, बाद में छोड़ देना। एक चीज़ ध्यान रखोगे कि आप जैसे खजूर है, बादाम है, ये चीज़ें खा लोगे, खाना नहीं खाना है, ठीक है ना। यदि 10 बजे तक 11 बजे तक पेपर है तो खाना अवॉइड करना। और हनी ले सकते हो, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। दही ले सकते हो, छाछ ले सकते हो, ठीक है, और खजूर जरूर लेना, खजूर और एक्लेयर्स। इससे क्या होगा कि ये थोड़ा सा सॉलिड भी जाएगा। पेन किलर्स को अवॉइड करना है, ठीक है ना, क्योंकि माइंड को एक्टिव नहीं रहने देंगे, सीडेटिव की तरह काम करते हैं। दूसरा, एक दिन पहले रात को कोई ड्रिंक नहीं करनी है, अल्कोहल वगैरह यूज़ नहीं लेना है, माइंड में बहुत एक्टिव रहना चाहिए इस ड्यूरेशन में, ठीक है ना। और जो एक्लेयर्स है, ये ग्लूकोज की जो कमी हो जाती है माइंड में वो पूर्ति कर देगा आपका। मेंटेट, ठीक है, यस, ये बहुत अच्छी टेबलेट्स आती हैं, हिमालय की आती हैं, ठीक है ना। और आप पूछ भी लेना किसी फार्मेसी वाले से या आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। बाकी मैंने यूज़ ली हैं, मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ है इनसे। मेंटेट का क्या रोल है वो बताता हूँ। मेंटेट टैबलेट से माइंड में जो ब्लड की सप्लाई वो बढ़ा देती हैं, उससे इसका फ़ायदा क्या है वो समझना। इससे ये नहीं होगा कि दिमाग बढ़ जाएगा, हमारी जो हम पहले 2 घंटे में सीखते थे वो 1 घंटे में सीखने लग जाएंगे, नहीं, लेकिन माइंड में ब्लड सप्लाई बढ़ी रहेगी, जिससे ग्लूकोज की कमी नहीं होगी। और जैसे कई बार होता है हम 4 घंटे 5 घंटे पढ़ लेते हैं तो सिर भारी हो जाता है, उस टाइम पे मेंटेट का बहुत शानदार असर रहेगा। और यदि आपका पेपर 2 घंटे का है, अभी प्री है तो ये तो 1 घंटे का है, मेंस जब 2 घंटे का होता है तो आपको ये रियलाइज होता होगा कि 1.5 घंटे तक तो हमारे माइंड की एफिशिएंसी रहती है, लास्ट के आधे घंटे में हम उस लेवल पे एफिशिएंट नहीं रहते, तब मेंटेट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप क्या करोगे, एक तो सपोज आपका 10 बजे पेपर है, ठीक है, सुबह, तो आप 8 बजे 2 टेबलेट्स ले लोगे, ठीक है, और एक 10 बजे 2 टेबलेट्स ले लोगे। एक दिन आप पेपर से पहले ये 2 घंटे 3 घंटे के गैप में 2 टेबलेट ले लोगे। बाकी जो रेगुलर बेसिस पे लेना चाहो आप 6 महीने 1 साल तो कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी टेबलेट्स हैं। इनसे क्या होगा, आपका माइंड फ्रेश फील करेगा, ठीक है ना, कंसंट्रेटेड फील करेगा। दूसरा, मल्टीविटामिन, यदि 5-10 दिन का टाइम है आपके पास लास्ट में एग्जाम से पहले, तो आप कुछ टेबलेट्स मल्टीविटामिन भी ले सकते हो, ठीक है। दूसरा, देखो, ये जो 1 घंटे पहले पहुंचे अपन एग्जाम सेंटर पे, उस दिन क्या करना है, 1 घंटे में हमें वहाँ पे बैठ जाना है, थोड़ा बहुत घूमना है, माइंड को तैयार करना है, और पानी से मुंह को धोना है, ठीक है। जैसे पूरा आपका जो फेस है वो गीला होना चाहिए, हाथों को ऐसे रब कर लोगे, रगड़ लोगे, घूम लोगे, कोई किसी से बात नहीं करोगे, टेंशन फ्री हो जाओगे। ये करना है कि आज मेरा दिन है, जो मैंने मेहनत की है वो मैं दिखाऊंगा आज दुनिया को, ठीक है ना। और हाथों को रगड़ लोगे, और जो पानी है वाटर इनटेक वो ज़रूर आपका इंक्रीज रहना चाहिए, ठीक है। टाइट क्लोथ्स को अवॉइड करना है, ठीक है, जनरली आप जीन्स टी शर्ट बेस्ट रहेगा। ऑर्नामेंट्स कुछ लड़कियां पहनते तो उनको भी हटा दोगे, क्योंकि आजकल के एग्जाम्स में ऑर्नामेंट्स के लिए मनाही होती है। तो माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होनी चाहिए। क्लियर है, आगे देखते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है कि एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है उस टाइम पे हमें क्या करना है। यदि 1 आवर है, 2 आवर है, जैसे मेंस 2 घंटे का है,
तो 1 आवर वाले में हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से समझोगे। सबसे पहले जैसे एंट्री स्टार्ट होती है आप जाके बैठ जाओगे, 5 मिनट 10 मिनट यदि आप पहले चले गए हो तो कोई बुराई नहीं है, बैठ के माइंड को कंसंट्रेट करोगे, तैयार करोगे ये मान के कि आज एक लड़ाई है, एक युद्ध है जिसमें मुझे जीतना है। फिर सबसे पहले क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ोगे और एक जो जस्ट 1 राउंड, ठीक है ना, ये देखो सबका अलग अलग तरीका है, ठीक है, क्वेश्चंस पेपर को अटेम्प्ट करने का, क्वेश्चंस को सोल्व करने का। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा सजेशन आपके लिए वो है कि आपको हमेशा एक ही राउंड में पेपर सोल्व करना चाहिए। कौन सा? जब आप एसएससी, बैंक या एनटीपीसी वगैरह, ठीक है, इस टाइप के एग्जाम दे रहे हो। आप यदि सिविल्स का पेपर दे रहे हो, आप आईआईटी का दे रहे हो जहाँ पे थोड़ा टाइम मिलता है, तब आप 2 राउंड में भी चल सकते हो। कैट का दे रहे हो तब भी हमारे पास टाइम होता है, तब हम 3 राउंड में भी जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब 1 घंटे का टाइम हो, 100 क्वेश्चन हमें करने हैं, तो 2 राउंड 3 राउंड सेंसलेस है। ध्यान से समझना है इस आर्गुमेंट को, ठीक है ना। और दूसरा देखो, आज इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ मैं आपको। आज न्यून क्लासेज के चैनल पे 2.5 लाख बच्चे हैं, ठीक है। मैं हमेशा कोशिश करता रहा कि सही गाइड करूं, लेकिन क्या था, शुरू से बच्चे कम थे, तो जो लोग गाइड करने वाले हैं, ठीक है, वो एक सतही बातें करते हैं। बहुत से तो ऐसे लोग मिलेंगे आपको जिन्होंने कोई एग्जाम क्लियर नहीं किया है और वो आपको ज्ञान देते घूम रहे हैं। बहुत से ऐसे मिलेंगे जिनका कोई रियल लाइफ का एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो आपको ज्ञान देते घूम रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए आप इतना ट्रस्ट कर सकते हो कि मैं जितने भी मेरे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं गलत सजेशन नहीं दूंगा, उनको मिसगाइड नहीं करूंगा। और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी, वो मैंने खुद की हैं और मैंने अपने बच्चों को बताया। ज़रूरी नहीं कि सभी फॉलो करते हूँ, ठीक है, कुछ बच्चों ने फॉलो भी किया है और वो टॉपर भी बने हैं। आज मैं एसी रूम की बात कर रहा था, आज सारी क्लासेज में एसी हैं, ठीक है। क्यों? मैं तो हमेशा विरोध करता था कि एसी बिना पढ़ेंगे हम, ठीक है, फिर क्यों लगा दिए? क्योंकि हर कोई हेमंत यादव नहीं होता, कितनों को समझाता, इसलिए मैंने मेजोरिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड कर दिया, ठीक है। आज जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, आप यदि फेथ करते हो तो बहुत ही बेनिफिशियल हैं, और बाकी फिर आप समझदार हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। अब ध्यान से समझोगे, 1 राउंड में क्यों करना है, ठीक है, इसके बहुत से आर्गुमेंट्स हैं, समझते हैं। क्या आपने मॉक टेस्ट दिए हैं, उस टाइम पे किसी क्वेश्चन को आपने पढ़ा और पढ़ के उस पर 15-20 सेकंड लगाए और फिर आपने उसको छोड़ दिया, ठीक है। ऐसे कितने क्वेश्चंस आप खुद समझ लेना, कितने क्वेश्चन से आप दोबारा आए इस प्री में 1 घंटे के ड्यूरेशन में, दोबारा आके आपने इनको सोल्व किया, कितनी बार ऐसा टाइम मिला आपको? जनरली टाइम नहीं मिलता। जो क्वेश्चन एक बार छोड़ दिया गया है उस पर वापस आने के लिए टाइम नहीं मिलता। और अब इस पे आने से पहले मैं आपको 2012 के पेपर की बात बताता हूँ, ठीक है। एसएससी 2012 में सीजीएल की बात करें अपन, जितने भी पेपर हैं सबका एक ओवरव्यू लेंगे, एनालिसिस करते चलेंगे। 12 में क्या हुआ, जो प्री का पेपर था, ठीक है ना, जो प्री का पेपर था उसमें अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज एक साथ बढ़ा दिया। पहले जहाँ पे 6-7 क्वेश्चन आते थे, 50 क्वेश्चन आते थे उस टाइम, ठीक है, तो 6-7 क्वेश्चन आते थे तो इसको डबल कर दिया, 13-14 क्वेश्चन आए थे हर सेट में, जितने भी सेट थे सब में। अब क्या हुआ कि बच्चों में एक डर फैल गया कि अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री तो आती नहीं है, इस लेवल पे पढ़ते नहीं थे, ठीक है। और यदि ये वेटेज बढ़ गया है तो 2 महीने का टाइम होता था, ठीक है, 2 महीने के टाइम में ज़्यादातर बच्चे 90% बच्चे केवल अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री के पीछे भाग रहे हैं। बहुत से लोगों ने केवल अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं, क्यों? क्योंकि मार्केट की डिमांड है, समझ रहे हो ना। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको मार्केट की डिमांड के अगेंस्ट जाने का सजेशन करेंगे या इतनी हिम्मत रखते होंगे, ठीक है ना। मैं उस टाइम भी ये बोलता था कि प्री में यदि अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा आ गया तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेंस में भी आना होगा, ठीक है। हम तैयारी करेंगे, तैयारी की हमने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा दिन केवल अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो। मेंस में क्या क्या समझना इस चीज़ को। मेंस में उसने वापस अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज कम कर दिया, अर्थमेटिक का वेटेज बढ़ाया प्री के रेस्पेक्ट में, और कैलकुलेटिव दे दिया, कैलकुलेशन दे दी, समझ रहे हो। तो अब देखना क्या होता है, एक लड़का जो साधारण लड़का है वो कैसे पेपर अटेम्प्ट करता है। क्या होता था, जो मेंस के पेपर देते थे, ठीक है, मेंस के पेपर, अभी भी बहुत से पेपर आपको इजी मिल जाएंगे, जैसे 2017 में होगा, वैसे ही 2012 में जो मेंस के पेपर देते थे उसमें बच्चे 20-25 मिनट में, ठीक है ना, 30-40 क्वेश्चन कर देते थे। 10-15 तो उनको याद ही होते थे, रटे रटाई, फटाफट पढ़े, आंसर टिक कर दिया। कैलकुलेशन ईजी आती थी तो वो कर दिए।
और क्या डिसाइड करके बैठे कि ये आधे घंटे में 40 क्वेश्चन, 1 घंटे में 70 क्वेश्चन, 1.5 घंटे में पूरे 100, फिर आधे घंटे में दोबारा रिवाइज कर लूंगा, ये कर लूंगा, इस टाइप की स्ट्रेटेजी बना के गए थे। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ कि अब देखना, सुनना, पहला क्वेश्चन, ठीक है, कोई नया नंबर सिस्टम का दे दिया सपोज 2012 मेंस। दूसरा, तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को पढ़ा, जो साधारण लड़का उसने क्या किया, क्वेश्चन को पढ़ा, पढ़ने के बाद थोड़ी सी देर ट्राई किया तो 1 मिनट लग गई, फिर उसको लगा कि यार समझ में नहीं आ रहा, तो उसने छोड़ दिया कि चलो बाद में सेकंड राउंड में देखते हैं, स्टार बना दिया। दूसरा, ये प्रॉफिट एंड लॉस, सपोज ये इजी था, ठीक है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ लिया उसके बाद पता चला कि कैलकुलेशन है, तो उसने इसको भी क्या किया, क्वेश्चन को आधे में जाके छोड़ दिया। ठीक है, 1-2 मिनट इस पे लगा दी, अभी भी आंसर नहीं किया, क्यों, क्योंकि यार कैलकुलेशन है, बाद में देखते हैं। तीसरा, ये कोई नया क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो इसको भी छोड़ दिया, थोड़ा सा पढ़ लिया, 4-5 मिनट हो गए। ठीक है, फोर्थ, ये उसका पढ़ा हुआ था, ये उसने टिक कर दिया। पांचवा, साधारण लड़का कैसे रिएक्ट करता है, और यही चीज आपको जो साधारण लड़के उनसे डिफरेंट करेगी, समझना। पांचवा क्वेश्चन, ठीक है, ये दोबारा वही प्रोसेस, थोड़ा पढ़ लिया, बीच में छोड़ दिया, ऐसे करते करते 20-25 मिनट में, ठीक है ना, जहां पे वो मॉक टेस्ट में जो इजी बनाते थे, ठीक है ना, उन मॉक टेस्ट में तो 30-40 क्वेश्चन करता था, यहां उसने 5-7 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, यदि किसी ने 2012 का पेपर दिया हो तो आप उससे फोन करके आज ये बात जरूर पूछोगे कि क्या हुआ था। ठीक है ना, सारी स्ट्रेटेजी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जो ध्यान भटकाने वाले लोग हैं उनसे आज़ाद हो जाओ। मेरा यहाँ पे मोटो कोई पैसा कमाना नहीं है, आप अपने शहर में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जैसे जॉब पे हो, समझ रहे हो, ठीक है, और उस जॉब को छोड़ के आप एक स्ट्रगल की लाइफ चूज करते हो, बहुत साहस चाहिए, वो साहस है मेरे में। मैं जो बच्चों को मिसगाइड करने वाले हैं, जो डरा के या कैसे भी एक ओरा बना के बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं, उन लोगों के अगेंस्ट, हमेशा उन लोगों के अगेंस्ट रहा हूँ। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझोगे, ये बहुत ही रेलिवेंट चीज़ें हैं इस पल पे आपकी लाइफ में। 5-7 क्वेश्चंस किए 20 मिनट में, 25 मिनट में, तो लड़का घबरा जाता है, पैर कांपने लग जाते हैं, धड़कनें बढ़ जाती हैं, समझ रहे हो कि यार 5 क्वेश्चन हुए हैं, मैं क्या करूंगा, और जैसे ही ये फीलिंग आती है वो पूरा पेपर खत्म, पूरा पेपर ही खत्म है। फिर क्या होता है, 2 गुणा 3 5 दिखता है, ये हालत बन जाती है। और उस पल पे जो लड़का बैठा रहा, जिसकी ये थी कि ठीक है 5 क्वेश्चन हैं लेकिन अभी भी मेरे पास 90 मिनट्स हैं, 1.5 घंटा है, मैं और करता हूँ, ठीक है, उसके लिए चीजें आसान थी, आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे क्वेश्चन करता गया। ठीक है, और 60-65 क्वेश्चन तो बहुत ईजी थे, बहुत ईजी थे। अभी कुछ क्वेश्चन मैं करवाऊंगा भी, देखना आप कैसे, किस लेवल पे अपन कर सकते हैं। ठीक है, और जो 60-65 क्वेश्चन कर दिए जिसने, वो इंस्पेक्टर था 2012 में, समझ रहे हो। तो एक्चुअल में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, ये आपका मैनेजमेंट स्किल्स भी चेक करते हैं। उसको कोई मैथ्स का नॉलेज थोड़ी चाहिए, उसको कोई मैथ्स की फैकल्टी थोड़ी बनानी है, उसको कोई मैथ्स का विद्वान पीएचडी थोड़ी करवानी है। उसको ये देखना है क्या ये लड़का इंस्पेक्टर बनने लायक है, क्या इसमें वो स्किल्स हैं कि जब परिस्थितियां अगेंस्ट होंगी तो ये खड़ा रहेगा, मुकाबला करता रहेगा, क्या वो स्किल्स हैं, वो चीज देखता है। ठीक है ना, तो एक चीज तो ये ध्यान रखोगे, यदि स्टार्टिंग में क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, जैसे 2017 में भी हुआ था, नहीं हो रहे हैं तो घबराना नहीं है, हमारे पास टाइम है। और ये फीलिंग रखोगे कट ऑफ मैं डिसाइड करूंगा, जितने क्वेश्चन मैं करता हूं कट ऑफ वहीं से स्टार्ट होती है, समझ रहे हो, डर नहीं रहना चाहिए। दूसरा, यदि आपने क्वेश्चंस को पढ़ के छोड़ना शुरू कर दिया तो एक क्वेश्चन पे 20-25 सेकंड लगा दिए, ठीक है, फिर सपोज आप वापस आए तो उसको, क्योंकि बहुत फास्ट चल रही है, पहली चीज तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा वापस आने का उस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आपको पहली बार में ही पढ़ के डिसाइड करना है कि मैं अटेम्प्ट करूं या छोड़ूं, फाइट और फ्लाइट, लड़ूं या भाग जाऊं। क्लियर ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, तो आपको ये टाइम खराब नहीं करना है। यदि आप अपना पूरा पेपर 100 क्वेश्चन से, ठीक है ना, 50 मिनट में पूरा कर लेते हो, फिर आपके पास 10 मिनट है, फिर आप जो क्वेश्चन रह गए थे उन पे काम करो, एक चीज। दूसरा, यहां पे जब जो आप यदि किसी क्वेश्चन को सही करते हो, ठीक है, तो आपको 2 नंबर मिल रहे हैं, आप गलत करते हो तो 0.5 कैंसिल हो रहा है, यानी जो रेशियो 4:1 का रेशियो है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इस रेशियो में यदि आपको एक सिंगल ऑप्शन आपका एलिमिनेट नहीं कर पाए हो, तब भी आप कोई भी रैंडम मार्क करोगे तो भी आपको कुछ पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है ना, तो अब समझना, यदि आप 90+ अटेम्प्ट कर चुके हो, ठीक है, 90+ आप अटेम्प्ट कर चुके हो, और तो आपको हमेशा 100 पे जाना है, पूरे 100 के 100 क्वेश्चन करने हैं। बिलीव मी, आप पॉजिटिव ही लेके आओगे, नेगेटिव नहीं होगा। ऐसा नहीं होता कि मेरे सारे गलत हो जाएंगे, एक चीज। और यदि चलो फिर भी आपको ये डाउट है कि जिन क्वेश्चंस में आपको 4 ऑप्शंस नहीं आते, उनको छोड़ सकते हो। यदि आपने एक सिंगल ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिया है तो आपको रिस्क लेनी है, हर हाल में रिस्क लेनी है। उस टाइम पे आपका
स्कोर पॉजिटिव रहेगा। और ऐसा बहुत बार होता है स्पेशली जीके और इंग्लिश में कि आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हो। जीके और इंग्लिश में 2 ऑप्शन एलिमिनेट करना बहुत आसान है। जैसे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं फिर आपको आंख बंद करके तुक्का मार देना चाहिए, ठीक है, लेकिन रिस्क लेनी है। क्लियर है। और कई बार क्या होता है कि जैसे ही हम ये करते हैं, क्वेश्चन को देखते ही एक फर्स्ट रिएक्शन आता है, ठीक है, ये आंसर हो सकता है, ठीक है। यदि आपको रिस्क लेनी है तो हमेशा उस ऑप्शन पे रिस्क लेनी है। आप उस जो पहली बार दिमाग में है उसको मार्क कर देना। यदि आपके दूसरा है आप 60 प्लस ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हो, ठीक है, और आपको लग रहा है कि पेपर का लेवल ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना, तो आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। 10-12 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जिनमें आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है ना। बाकी ये सबका पर्सनल स्टाइल है। जैसे आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे तो आपने एनालाइज किया होगा कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी में क्या रिलेशन है। यदि आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो आपको स्पीड पे वर्क करना है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी है। और यदि आपकी एक्यूरेसी में प्रॉब्लम है तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, इस पे अपन वर्क करेंगे, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि जैसे हमें माइंड में क्वेश्चन पढ़ा हमने तो ये लगता है कि यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन वो रिकॉल नहीं होता है। तो आप हर 10-15 मिनट बाद में एक बार खड़े हो जाओगे अपने टेबल पे, ठीक है, और थोड़ा सा फेस रगड़ोगे, हाथ पैर ये अंगुलियां दबा लोगे बस 10-5 सेकंड के लिए, ठीक है ना। उससे क्या होता है कि जो रिकॉल प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगी। पानी जरूर पी लोगे। 1 घंटे का यदि ड्यूरेशन है तो उसमें आपको बहुत ही एक्टिव रहना है। 2 घंटे में तो फिर भी हमारे पास थोड़ा टाइम बचता है, 1 घंटे के पेपर में टाइम नहीं है। और एक फीलिंग रखोगे, हमेशा एक फीलिंग रखोगे कि मुझे प्री क्लियर करना है। बहुत से बच्चे हैं जो इस डाउट में कि प्री क्लियर होगा नहीं होगा, उनके लिए आप 160 की बात मत करो, 170 की बात मत करो, आप केवल ये रखो कि मुझे प्री क्लियर करना है। एक एग्जांपल बताता हूँ 2016 का। एक स्टूडेंट था लविश चौहान, ठीक है, मेरा स्टूडेंट था लविश चौहान। जनरल में कट ऑफ थी 136 और लविश का जो स्कोर था वो था 136.5। 165 वाले स्टूडेंट 2016 में मिल जाएंगे आपको जिनका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, ढूंढ लेना। ये लड़का जिसका केवल 0.5 से कट ऑफ क्लियर कर रहा है, फाइनली सिलेक्टेड था प्रिवेंटिव ऑफिसर। वो जज्बा होता है लड़ने का, अंतिम पल तक लड़ना, समझ रहे हो ना। तो हार नहीं माननी है। और बहुत से एग्जाम्पल दूंगा आपको। इसलिए जो आप जिनको ये लग रहा है कि मैं कट ऑफ पार कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, या मेरे 160 170 आए, दूसरों के 170 आ रहे हो तो मेरा क्या स्कोर होगा, डरना नहीं है। आपको केवल और केवल प्री क्लियर करना है, उसके बाद की बातें आगे देखेंगे, ठीक है ना। और इस लेवल पे भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं, समझ रहे हो, इस लेवल पे भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो वो फियर नहीं।